जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आज। इससे पहले बच्चों अपने क्या जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का वेटेज है ना, जो एग्जाम आजकल आने लगे उनमें वेटेज इसका बढ़ने लगा है। हम कैसे कवर करेंगे, मैं आपको 9 या 10 वीडियो में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा दूंगा। साथ में मैं आपको क्या कराऊंगा, इसमें जो इकोनॉमिक्स का मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें एनसीईआरटी होगी, इसमें मैं आपको लूसेंट भी थोड़ा थोड़ा करवा दूंगा। तो इन दोनों की जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना, वो आपको मैं करवाऊंगा। अब जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों की बुक होती है। एग्जाम में किसके बारे में ज्यादा आता है? एग्जाम में ज्यादा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। और माइक्रो के जो एक दो कंसेप्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो आपको मैं करवा दूंगा। इससे आपके एग्जाम में मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 7 कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इकोनॉमिक्स का। ये बताओ कि इकोनॉमिक्स होती क्या? इकोनॉमिक्स होती है ह्यूमन क्या करता है बच्चों? ह्यूमन करता है एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें मनी का एक्सचेंज होता है, मनी का विनिमय होता है, ठीक है। अपने मनी को एक लेते हैं या देते हैं, लेन देन होता है मनी का। उस लेन देन का अध्ययन करना, उस लेन देन का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स में होता है। तो क्या होता है इसमें? मनी एक्सचेंज, ठीक है, से रिलेटेड एक्टिविटी का अध्ययन। बच्चों याद रखना, ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं एक सब्जेक्ट की दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब एक और मैं आपको अच्छी सी परिभाषा बताता हूँ। देखो बच्चों, जब इकोनॉमिक्स अपन क्यों पढ़ते हैं ये बताओ। इसे पता क्या कहते हैं? पहले सुनो, इसे कहते हैं कमी का विज्ञान। कमी का विज्ञान क्यों कहते हैं इसे पता है? कमी का विज्ञान क्यों कहते हैं, आपको क्या पता? कमी का विज्ञान इसलिए कहते हैं, आपकी मम्मी जैसे लिस्ट बनाती है, आपकी मम्मी के पास मान लो 100 रुपए, ठीक है। अब आपको बजट बनाया, लिस्ट भेजी ताकि आप किराना या ग्रोसरी की दुकान से सामान ले आओ। तो सामान लाना है, बोल लेंगे मम्मी की 10 की तो मिर्च का पैकेट ले आ, मिर्च, ठीक है। 40 रुपए का नमक लिया, 20 रुपए का धनिया पाउडर लिया, और 30 रुपए की चीनी लिया। फिर आपकी मम्मी बोलती है अरे 10 रुपए का तो टूथपेस्ट ले ही गया। अब देखो आप इनका जोड़ करोगे क्या आएगा? 10, 40, 50, 70 और 100, ठीक है। और फिर आपकी मम्मी बोलती है अरे टूथपेस्ट तो रह गया, टूथपेस्ट भी तो लेना है क्योंकि दांत तो साफ करने पड़ेंगे। तो आपकी मम्मी क्या करते हैं कि बोलते चलो चलो 40 का नमक नहीं, तो ऐसा कर तू 30 का ही नमक ले आ और 10 का तू ले आना टूथपेस्ट। तो देखो आपने क्या कर दी, नमक में कमी कर दी ना। क्यों? क्योंकि आपके पास बजट था वो सीमित था, आपके पास सिर्फ 100 रुपए थे। 100 रुपए में आपको घर का सामान खरीदना था, इसलिए आपने क्या कर दिया, नमक में कमी कर दी। तो इस कमी को किया आपने, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, क्योंकि अपने दुकान में जाके सामान खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये कमी का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये कमी का विज्ञान है। अगर मान लो
यही आपकी मम्मी के पास क्या है, लाखों करोड़ों रुपए होते, ठीक है, और दुनिया में सामान भी बहुत सारा होता, मान लो नमक भर के है, ठीक है, तो क्या ये बताओ आपको क्या लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, क्या मुझे ये चाहिए, आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जो खरीदना आप खरीद लाते, क्योंकि आपके पास अनगिनत रुपए है आपके पास। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि आपके पास अनगिनत रुपए नहीं है, आपके पास एक लिमिटेड रुपए होते हैं और लिमिटेड ही रिसोर्स होते हैं। तो इन लिमिटेड रुपए में आपको क्या होता है, सामान खरीदना पड़ता है, उन लिमिटेड रुपए में ही आपको सामान खरीदना पड़ता है। तो लिमिटेड है ना सामान, इसलिए कहते हैं कि रिसोर्स में भी कमी है, इसलिए अपने क्या करते हैं, ये जो अपने पास सामान या रुपए में कमी है, इसका सबसे बढ़िया तरीके से यूज कैसे किया जाए ताकि हम अपने डिजायर या अपनी आशाओं को पूरा कर पाए, इसका ध्यान अपने इकोनॉमिक्स में करते हैं। समझे आई बात, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि अपने अपने डिजायर पूरी कर पाए और जो भी अपने पास सामान है ना या रुपये है, अपने उसका सबसे बढ़िया यूज कर पाए। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से। मैंने क्या बोला कि रिसोर्स क्या अपने पास, रिसोर्स ये संसाधन स्टार्स है, रिसोर्स अपने पास कम है। इन रिसोर्स कम होने की वजह से अपने को क्या करना है, इन रिसोर्स का एफिशिएंट यूज, सबसे बढ़िया उपयोग करना है, एफिशिएंट यूज करना है। और जब इसका एफिशिएंट हमें यूज करना है तो क्या होगा, क्यों क्यों एफिशिएंट यूज करना, सॉरी, ताकि अपने नीड और अपने डिजायर पूरी कर पाए। तो इस नीड और डिजायर को अपने को फुलफिल करना है, पूरा करना है, इसलिए अपने किसका अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। इतनी बात समझ आएगी आपको। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के टाइप के बारे में, इकोनॉमिक्स के टाइप के बारे में। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स में ना जो सबसे पहला टाइप था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आया था। और इसके होते कितने टाइप है, इसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में अपने ना जब अध्ययन करते हैं ना, पर्सनल लेवल पर चीजों का अध्ययन करते हैं। ये किसके ऊपर होता है, एट पर्सनल लेवल। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं ना अपने, तो इसमें अपने नेशनल लेवल को लेकर चलते हैं, एट नेशनल लेवल। आप बोलोगे पर्सनल लेवल कैसे, कि घर पे कोई बिजनेस अपने करते हैं, कोई ग्रोसरी से अपने सामान खरीद कर लाते हैं, ये कस्टमर हो गया। ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, इसमें क्या एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है ना, अपने खुद से कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपने कहते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें हर एक बंदे के लिए अध्ययन किया जाएगा। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें क्या, उसमें अपने अध्ययन करते हैं एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और ठीक है रेपो रेट, और जैसे यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, यानी इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इसका अध्ययन करते हैं, यानी अपनी नेशनल लेवल वाली चीजों का अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन में अपने बिजनेस, ग्रोसरी या
पर्सनल लेवल पर चीजों का अध्ययन करते हैं। अपने पेपर में ये आ जाती है। अब देखो बच्चों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता है उसे कौन थे? एडम स्मिथ थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी एक 1776 में। बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। उसके बाद में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें जाए तो इसके जो पिता है वो उन्हें कहा जाता है जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर या पिता कहा जाता है। उसके बारे में बात करी जाए तो इन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटर एंड ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंस बता दिया। अब ये बताओ, मैंने आपको तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया, तो मैंने माइक्रो में ये बताया कि ये पर्सनल लेवल पर होती है। एडम स्मिथ इसके फादर मानी जाती है। तो ये असल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है मैं बताता हूँ। एडम स्मिथ कहते थे, एडम स्मिथ ने क्या बोला कि देखो इसमें ना जब इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँगा तो सेल्फ इंटरेस्ट पर बात होती है। इकोनॉमिक्स में सेल्फ इंटरेस्ट को खराब नहीं माना जाता, अपनी इच्छा है उसे खराब नहीं माना जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट पे बंदा काम करता है, ये इकोनॉमिक्स का कोर है। ठीक है। तो देखो हर एक बंदा वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है। मान लो एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। अब ये क्या है? ये है काम देने वाला, ठीक, और ये है बंदा काम लेने वाला। ये है काम देने वाला और ये है काम लेने वाला। ठीक है। ये पर्सन बोलता है कि तुझे क्या करना है, तू मेरी फैक्ट्री में काम कर। ये बी को बोलता है कि तू मेरी फैक्ट्री में काम कर और मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। ठीक है। अब ये इसने तो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से किया। कोई फैक्ट्री वाला ये थोड़ी चाहेगा कि वो जो लेबर्स है उसके उन्हें ज्यादा रुपए दे। वो तो चाहेगा कि उसके ज्यादा से ज्यादा रुपए बचे और लेबर्स को कम रुपए देने पड़े। इसका सेल्फ इंटरेस्ट ये है। जो बी है, जो लेबर है, वो बोलेगा कि भाई मैं तो 1200 रुपए, सॉरी मैं तो 1500 रुपए से कम में काम करूंगा ही नहीं, मैं तो 1500 रुपए से काम करूंगा नहीं। ये बी का इंटरेस्ट है, ये बी का इंटरेस्ट है कि वो 1500 से नीचे का काम नहीं करेगा। इसका भी इंटरेस्ट है, इसका भी इंटरेस्ट है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? ये बोलेगा कि भाई मुझे तो कोई दूसरी जगह काम मिल रहा है 1300 में, मैं तेरे पास क्यों लगूं। ठीक है। तो ये जो सोचेगा कि हाँ यार मार्केट में तो और भी सारे बंदे हैं, अगर मेरे पास नहीं लगा तो ये तो और किसके पास चल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे 1400 रुपये में दे देता हूँ, 1400 रुपये में। अब ये भी राजी और ये भी राजी। ठीक है। और 1400 रुपये में इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी और काम करने लग गया ये। तो देखो क्या हुआ, एडम स्मिथ कहते हैं कि देखो इसे भी जरूरत है
लेने की जरूरत है। तो दोनों ने क्या की, दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों की बातचीत हुई और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई। इसका मतलब क्या है, एक बायर होता है और एक मार्केट में सेलर होता है, ठीक है, और मार्केट है ना, इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चल जाता है। अब क्या बताओ, यहाँ पे गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी क्या? गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों ने अपनी बातचीत से ही अपना काम करवा लिया। तो पहले ना 1929 से पहले क्या माना जाता था, 1929 से पहले ये माना जाता था कि देखो, हर एक फैक्ट्री है वो काम देना चाहती है, हर एक लेबर है वो काम लेना चाहता है, तो दोनों का भला होना तो क्या है, तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन 1929 में क्या हुआ, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। इस ग्रेट डिप्रेशन में क्या होता है, इस ग्रेट डिप्रेशन में रिसेशन आता है। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, प्राइस में कमी, ठीक है। तो ये रिसेशन जब आता है, और कहाँ पे आता है, वेस्टर्न कंट्री में आता है ज्यादातर, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये जब रिसेशन आता है ना वेस्टर्न कंट्रीज में, तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी रिसेशन आता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और यूएसए में पता है ये कितनी चल जाती है, 3% से 25%, यानी 25% लोग है ना वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो लोगों ने सोचा कि ये सभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करेंगे। तो याद है ना 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी है। मंदी कब आती है, मंदी जब आती है जब डिमांड में कमी हो जाती है। मान लो आईफोन है, ठीक है, ये आईफोन को पहले बहुत सारे लोग खरीदते थे, ठीक है, और एकदम से कोई दूसरा फोन आया, ठीक है, कोई दूसरा फोन आ गया, ठीक है, ब्लूबेरी, मान लो कोई ब्लूबेरी नाम का फोन आ गया और इसकी डिमांड है वो कम हो गई, ठीक है। पहले बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे थे, तो कंपनी वाले ने क्या सोचा कि यार मैं तो अभी और सारे ना फ़ोन बनाने वाले बंदों को रख लेता हूँ और वो फ़ोन बनाएंगे, जितना ज़्यादा फ़ोन बनेंगे उतने ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन बिक रहे तो ज़्यादा बना लेते हैं, इन्होंने सोचा। लेकिन हुआ क्या, जैसे वो दूसरा फ़ोन आया कोई, ठीक है, तो इनके इस फ़ोन की मांग है ना आईफोन की, वो कम हो गई। तो इन्होंने बोला अरे अब तो इस फ़ोन की मांग कम हो गई, अब इनके पास रुपए कम आएंगे, इसकी डिमांड कम हो गई। तो अब क्या है, जो कंपनी वाला क्या करेगा, ले ऑफ करेगा, यानी लोगों को कंपनी में से निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम है, अब कम बनानी पड़ेगी, सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो इस कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो रिसेशन के टाइम क्या है, डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो लोगों को नौकरी से निकालने लग जाते हैं फैक्ट्री के मालिक, और फैक्ट्री के मालिक जब नौकरी से निकालेंगे लोगों को तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अब जब बंदे जब ना अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चल गए, अब उनके पास घर पे पैसा तो है नहीं, और जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे डिमांड और कम होने लगेगी। यानी ना ये कुआं सा बनता जाता है, ये ना ऐसे ऐसे नीचे की ओर चलता जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हुई, डिमांड है वो कम हुई। जब डिमांड कम हुई तो कंपनी के मालिक ने सप्लाई कम करी आईफोन की, और सप्लाई कम करी और क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया, लोगों को नौकरी से निकाल दिया। और जब लोगों को नौकरी से निकाल दिया तो इनके पास रुपए हो गए कम। जब इनके पास रुपए कम हो गए तो क्या हुआ, ये लोग भी क्या सामान को खरीद नहीं पाएंगे और डिमांड होगी वापस से कम। तो धीरे धीरे देखो, डिमांड पहले भी कम थी और अब और कम हो रही है, तो धीरे धीरे डिमांड है वो कम होती जाती है, और इससे एक इकोनॉमी है वो बर्बाद होने लग जाती है। तो इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। वो क्या बोलेगी, चलो हम खरीद लेंगे आईफोन के सारे प्रोडक्ट। अब जब आईफोन के ज़्यादा प्रोडक्ट अब वो गवर्नमेंट खरीद लेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। वो बोलेंगे कंपनी वाले, अरे आईफोन के जो हमारे सेट है वो तो गवर्नमेंट खरीद रही है सारे, तो डिमांड बढ़ेगी।
अब वो बोलेंगे ज़्यादा अगर मोबाइल गवर्नमेंट खरीद रही है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना, ज़्यादा फ़ोन के लिए उन्हें उत्पादन करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो लोगों को हायर करेंगे, लोगों को नौकरी पे रखेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट आएगी, और एम्प्लॉयमेंट आएगी तो बंदों के पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो वो भी आगे जाके सामान मार्केट में कोई चीज़ खरीदेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। तो देखो इसका मतलब यह आया, मैंने आपको ये क्यों बताया, इसलिए बताया कि देखो हमेशा ना जब आप एक बड़े लेवल पर सोचते हो ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें काम नहीं करती है कि 2% है वो अपने आप में ही बातचीत करके चीज़ों को सुलझा रहे हैं। कभी कभी गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी होता है, वरना निशासन आ जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा महंगाई हो जाती है। अब बच्चों जो मैंने आपको बताया कि 1929 में क्या आया था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, और इससे पहले क्या माना जाता था कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर लेंगे, एक खरीदने वाला है एक बेचने वाला है, तो किसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या कहते थे, क्लासिकल थ्योरी। और 1929 के बाद में क्या आता है, 1929 के बाद आती है मॉडर्न थ्योरी, जिसमें माना जाता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी पॉलिसी बनानी जरूरी हो जाती है, हर एक चीज कंट्रोल नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। अब मैं देखो मैंने एडम स्मिथ की बात करी थी, थोड़ा एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 1700 में बात करी थी, अब इसमें उसकी भी बात जान लेते हैं। एडम स्मिथ ने क्या बोला था 1700 क्षेत्र के टाइम, वह बोलता कि हर इकोनॉमिक्स है उसमें लोग हैं वो अपनी नीड के हिसाब से काम करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट यानी नीड के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, और ये नीड है ये बायर और सेलर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बायर की भी नीड हो सकती है, सेलर की भी नीड हो सकती है। तो इस नीड को क्या कहा जाता है, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट कहा जाता है नीड को या मार्केट को, सॉरी इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमिक्स लिख लो। तो किसे कहा जाता है, नीड को या मार्केट को, क्यों, क्योंकि मार्केट है वो क्या चीजों को कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब कोई बंदा है अगर वो मान लो IAS की कोचिंग दे रहा है और 10,000 रुपए में पढ़ा रहा है, ठीक है, और कोई बच्चा आया, ठीक है, अब उसे पता है ये सर 10,000 में पढ़ा रहा है, और कोई बंदा, ठीक है, उसने देखा वो बहुत सारे लोगों से मिला और उसने देखा कि सभी लगभग 10-12 हज़ार रुपए में पढ़ा रहे हैं, और एक बंदा वो 20,000 में पढ़ा रहा है। तो ये बताओ कि 20,000 वाले के पास कोई जाएगा क्या, एक दो जाएंगे, वो पागल होंगे। ठीक है, और तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है जब 10,000 में बढ़िया कोचिंग मिल रही है, क्यों 20,000 वाले के पास जाए। तो 20,000 वाला भी सोचेगा ना क्यों मैं इतना महंगा पढ़ाऊँ, जब मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं आएगा, तो वो भी अपनी रेट है वो कम करेगा। यानी इसमें क्या, मार्केट, इसे कहते हैं मार्केट, क्यों, बहुत सारी कोचिंग मार्केट होगी ना। तो एक मार्केट है ना, वो इनविजिबल हैंड होता है, वो ना कंट्रोल करता है चीज़ों को, कि ताकि सेलर है वो ज़्यादा प्राइस ना बढ़ा दे, और जो बायर है ना वो एकदम प्राइस को गिरा ना दे कि मुझे तो 5 रुपए में चीज़ मिल रही है 10 की। ठीक है, तो ऐसा रहता है, ये याद रखना। और एक ना जब 1700 क्षेत्र में बात करते हैं ना अपने एडम स्मिथ के बारे में, तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट है ना उससे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मार्केट में, गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इस विधि को क्या कहते हैं, लेसेस फेयरिंग कहते हैं, कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए।
इसे क्या कहते हैं, इसे लेसर फेयर कहते हैं। इतनी बात याद रह गई कि मैंने बताया हर एक बंदा है वो अपनी नीड के हिसाब से काम करता है। जब वो अपनी नीड के हिसाब से काम करता है ना, तो वो क्या कहता है, जब नीड के हिसाब से काम करता है तो इसे इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीड है ये बायर की भी हो सकती है, सेलर की भी हो सकती है। एडम स्मिथ कहते हैं जब बायर और सेलर दोनों राजी है अपने बात पर, तो गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में हमें तो वो देखो 1700 में बात कर रहा है, तो अब तो हमें पता है कि इंटरवेंशन जरूरी है ना। तो ये इनकी बात। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया कि देखो हर एक बंदा है, ये मार्केट है मान लो, इसमें हर एक बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। ये बंदा भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करेंगे, एक मार्केट बन रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें ये क्या बनाएंगे, ये हर एक बंदा जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करेगा तो एक मार्केट बनेगा। तो ये मार्केट है, ठीक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या बनाएगी, अपनी पॉलिसी बनाएगी। वो पॉलिसी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखो माइक्रो से मिलकर ही क्या बना, माइक्रो में क्या कहते हैं, हर एक बंदे की बात करते हैं, बंदे से मिलकर यानी हर एक पर्सन से मिलकर ही तो एक कंट्री बनती है। तो माइक्रो से मैक्रो की जो पॉलिसी है वो बनती है। क्यों? क्योंकि अपने को पता लगता है कि देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में कितने इन्फ्लेशन है, तो उसके आधार पर क्या बनाएगी सरकार, पॉलिसी बना लेगी। और वो पॉलिसी है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी वो किसके ऊपर लागू होती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर लागू होती है। इसलिए कहते हैं कि मैक्रो और माइक्रो एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जॉन मेनर्ड केन्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कहते हैं। क्यों ये आई ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी था, पॉलिसी बनानी जरूरी थी जो लागू की जाएगी इन बंदों के ऊपर, मार्केट के ऊपर। अब इसके बारे में देखो, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, इकोनॉमिक्स के सेक्टर के बारे में। तो जब इकोनॉमिक्स के सेक्टर की बात करते हैं बच्चों, एक तो होता है एक्टिविटी के नेम के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर। दूसरा होता है वर्क कंडीशन के आधार पर। और तीसरा होता है एसेट के आधार पर। बताता हूँ क्या होता है, रुको लेकर देखो। एक्टिविटी यानी गतिविधि, वर्क कंडीशन यानी कार्य की जो परिस्थितियां वो कैसी, और एसेट ओनरशिप यानी मालिक कौन है, मालिक कौन है। ठीक है, एक्टिविटी की बात करें, इसमें आता है एक प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, ये बाद में लिखूंगा इसलिए अभी ये देखो। तीसरा होता है टर्शरी, फिर होता है क्वाटरनरी, फिर होता है क्वीनरी। इसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी क्षेत्र की बात करें ना, तो इसमें जो वर्क करने वाले बंदे होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, रेड कॉलर। सेकेंडरी में काम करने वालों को क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर। टर्शरी में काम करने वालों को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर। ठीक है, और इसका देखो ये सेवा क्षेत्र में आ जाता है, तो इसका भी व्हाइट कॉलर। ये होता है गोल्ड कॉलर, ये होता है
गोल्ड कॉलर, ठीक है। तो अब देखो जो प्राइमरी होता है ना उसमें कौन सी आती है, उसमें नेचर से प्राइमरी एक्टिविटी है, नेचर से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होती है ना वो प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। इसमें कौन सी एक्टिविटी, नेचर से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है, ऐसी जितनी भी एक्टिविटी है वो प्राइमरी में आती है। अब देखो ये जितनी भी एग्रीकल्चर करोगे, फिशिंग करोगे या माइनिंग करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपको क्या प्रदान करेगी, रॉ मटेरियल प्रदान करेगी, कच्चा माल जिसे कहते हैं, कच्चा माल देगा। अनाज, जैसे अनाज से आपको क्या मिला, आपने फसल उगाई, उससे आपको कनक मिली, और उस कनक का आपने क्या किया, उस कनक को फैक्ट्री में लेके गए और पीस के उसका आटा बना लिया। तो ये ना रॉ मटेरियल प्रदान करता है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री किसमें आती है, इंडस्ट्री सेकेंडरी क्षेत्र में आती है। जितने भी इंडस्ट्री आप देखते हो, इंडस्ट्री वो किसमें आती है, वो सेकेंडरी क्षेत्र में आती है। और कंस्ट्रक्शन भी, जैसे कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है वो भी इसमें आएगी, या फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री होगी वो भी इसमें। फूड प्रोसेसिंग यानी मैंने बताया कोई कनक, मान लो आलू उगाए और आलू के चिप्स बनवा लिए, फैक्ट्री में क्या हुआ, आलू के चिप्स बने, तो फैक्ट्री ने आलू के चिप्स बनाए यानी फूड को प्रोसेस किया, चेंज कर दिया ना, तो इसलिए सेकेंडरी में फूड प्रोसेसिंग आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, यानी इंडस्ट्री से संबंधित हर एक चीज़ है वो सेकेंडरी में आ जाती है। और इस सेकेंडरी को जो रॉ मटेरियल है, इनपुट है, वो कहाँ से मिलता है, प्राइमरी से मिलता है। उसके बाद में आता है टर्शरी। टर्शरी होता है सर्विस सेक्टर, कि भाई प्राइमरी में कोई सामान बना उसे सेकेंडरी तक पहुंचाया जाएगा, तो सर्विस दी जाएगी ना, ट्रक में भेजोगे या टेम्पू में लेकर भेजोगे सामान को, ठीक है, ये और सेकेंडरी से बनकर जो सामान तैयार हुआ वो आप तक आएगा। तो सर्विस प्रदाता होते हैं टर्शरी के, ये सर्विस देते हैं अपने को, ठीक है। क्वार्टरनरी की बात करें तो इसमें क्या, देखो भाई ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। जैसे कि यूट्यूब से क्या है, यूट्यूब पर आजकल देखते हो कि 10 प्रकार की टेक्नोलॉजी, अब जैसे पहले तो नहीं होती थी नौकरी में, आजकल क्या है यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो कई सारे यूट्यूब पर क्रिएटर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो यूट्यूब पर अपना चैनल खोल के ये बता देते हैं कि खाना कैसे बनाना है, ये अपने को ज्ञान देते हैं, ठीक है, यानी पढ़ाया जाता है। तो जब ये पढ़ाया जाता है और मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या सर्विस ही तो दे रहा हूँ, मैं आपको एक सेवा ही दे रहा हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ये क्वार्टरनरी का पार्ट होगा। जबकि क्वीनरी में क्या आता है, इसमें मैं पहले लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी प्लस सर्विस। जबकि क्वीनरी में क्या आता है, क्वीनरी में आता है जो हाईएस्ट पोस्ट के बंदे, जैसे सीईओ हो गए या ब्यूरोक्रेट हो गए, यानी आईएएस, और ये देश की नीतियों को निर्धारित करते हैं, ठीक है, और देश की नीतियां हैं वो आगे जाकर अपने ऊपर ही लागू होती है। तो ये भी क्या है, ये भी अपने क्वीनरी क्षेत्र में आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क कंडीशन के आधार पर। वर्क कंडीशन के आधार पर जब बात करेंगे ना, वर्क कंडीशन के आधार पर, तो एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, जैसे कि बैंकिंग, और इसमें साहूकार और आ जाती है, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी जिसमें गवर्नमेंट है ना वो बहुत सारी पॉलिसी बनाती है, इसमें सिक्योरिटी होती है कस्टमर के लिए भी और इसमें काम करने वालों की। जबकि साहूकार है वो तो लोगों को कितने ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, ठीक है। और तीसरा आ जाता है असेट ओनरशिप के आधार पर। देखो असेट से होते हैं ये चीज़ें, उसके ऊपर हो सकता है कि गवर्नमेंट का ओनरशिप हो और हो सकता है कि प्राइवेट की ओनरशिप हो,
ठीक है, हो सकता है पब्लिक ओनरशिप यानी गवर्नमेंट ने खरीदा हो, या हो सकता है प्राइवेट की चीज हो। मान लो कोई कंपनी है और वो 100 रुपए की कंपनी है, तो इस कंपनी में 51 रुपए है ना वो सरकार ने लगाए हैं, गवर्नमेंट ने, तो वो पब्लिक होगी। तो ये मान लो ये 51 रुपए अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने लगाए होते, प्राइवेट ने लगाए होते, तो ये प्राइवेट में आ जाती। तो आपको देखो मैंने इकोनॉमिक्स के सेक्टर बता दिया है, एक्टिविटी, वर्क कंडीशन और एसेट के आधार पर, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे, देखो इकोनॉमिक्स को ना आगे 3 भागों में और बांटा जाता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन लिस्ट नहीं है, तो ध्यान देना। मैंने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स को आगे 3 पार्ट में अपने डिवाइड करेंगे। एक तो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का उदाहरण आप कह सकते हो यूएसए है, सोशलिस्ट का उदाहरण आप कह सकते हो रशिया है, और मिक्स का आप उदाहरण कह सकते हो इंडिया। देखो कैपिटलिस्ट होता है ना, उसमें होता है प्राइवेट की ओनरशिप ज्यादा, प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि आप देखोगे ना यूएसए में सिलिकॉन वैली है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट की एक भी कंपनी नहीं मिलेगी। जबकि सोशलिस्ट में देखते हो ना आप, तो सोशलिस्ट यानी रशिया, उसमें क्या गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है बहुत ज्यादा, प्राइवेट कंपनियां भी होती है लेकिन गवर्नमेंट की ओनरशिप ज्यादा होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें होती है, प्राइवेट भी होगी और गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब देखो ऐसा नहीं है सोशलिस्ट में कोई प्राइवेट कंपनी, देखो ये विचारधाराएं होती है, सोशलिस्ट देख लो चाहे कैपिटलिस्ट, ये ना एकदम ना ये लाइन है, इस लाइन में ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना ये होते हैं विचारधारा, ये दोनों विचारधारा है। आप देखोगे कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी, लेकिन ये याद रखना कोई भी कंट्री होता है ना, तो वो पूरी तरह कैपिटलिस्ट है और ना वो पूरी तरह सोशलिस्ट है, वो लगभग मिक्स के आसपास रहता है, लेकिन वो मानते नहीं है कहीं, ठीक है। और सोशलिस्ट का देखो, सोशलिस्ट में फिर भी ज़्यादा आपको थोड़ा प्राइवेट है वो 30 से 40% के बीच में मिल जाएगा, लेकिन जो कम्युनिस्ट देश होते हैं ना वो उसमें क्या आपको बहुत कम ही प्राइवेट देखने को, ना के बराबर प्राइवेट देखने को मिलता है। तो ये बात देखना, चाइना कम्युनिस्ट का उदाहरण है, तो ये याद रखना, इंडिया मिक्स का उदाहरण है। अब अपने बात करते हैं कैपिटलिस्ट के बारे में। जब कैपिटलिस्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो याद रखना इसमें क्या होती है, मैंने बताया एक तो प्राइवेट ओनरशिप होती है, हर एक बंदा इसमें प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है ना, वो मिनिमम होता है, मिनिमम, ठीक है। हर एक बंदा प्रॉफिट के ऊपर काम करेगा, इस कारण इसमें क्या क्लास बनी होती है, इसमें अमीरी गरीबी भी बहुत होती है, यानी बहुत सारे अमीर होंगे तो बहुत सारे गरीब होंगे। अब देखो एक क्या दो नंबर, कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी दोनों अलग होती है। मार्केट इकोनॉमी क्या, मान लो एक कंपनी का ओनर है, उसके पास 100 रुपये आए कोई काम करने की, जैसे मान लो अड्डा 247 है या अन अकेडमी होगी, इनके पास क्या है, जैसे कंपनी ये रुपए कमाते हैं तो अपने टीचर्स को भी बहुत सारे अच्छे रुपए देते हैं, तो ये खुद का भी भला करते हैं और अपने टीचर्स यानी अपने जो काम करने वाले बंदे हैं उनका भी भला करते हैं। ये होते हैं मार्केट इकोनॉमी में, ऐसा होता है। जबकि कैपिटलिस्ट में देखोगे ना, तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कंपनी के ओनर के पास तो रुपए आ गए लेकिन लेबर के पास रुपए इतने नहीं आए, और वो गरीब से गरीब होते गए और कंपनी का मालिक अमीर से अमीर होता गया। तो ऐसा कैपिटलिस्ट में होता है। तो दोनों में अंतर ये है, ठीक है। क्लास होती है, प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होता है इसमें, ठीक है। जबकि सोशलिस्ट की बात करेंगे ना, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट होगी,
इसमें कंपटीशन नहीं होगा, इसमें कंपटीशन होगा, इसमें कंपटीशन भर भर के होता है, ठीक है। इसमें ना हर एक चीज के ऊपर पब्लिक यानी गवर्नमेंट का अधिकार होता है। इसमें क्या प्लानिंग बनती है इकोनॉमी के लिए, क्लास और नहीं होती, इसमें हर एक बंदा है वो बराबर होता है, ठीक है। सोशलिस्ट में तो ऐसा रहता है। और मिक्स में क्या है, मिक्स में दोनों के लिए अच्छी प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है। तो ये मैंने बता दी, ये मिक्स में आती है। तो बच्चों इसी के साथ आज का अपना लेक्चर तो पूरा हुआ। आगे हम बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे और आप साथ में देखना, आप जब सवाल सोल्व करने लगोगे तो आपसे सवाल भी सोल्व होंगे, तो ये आपके एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद और धन्यवाद।